राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाएंगे जो अपने विश्वास और अपने परमात्मा के साथ अपने अनुभव को आपके सामने रखेगा। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी उम्मीद और सच्चे विश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। इस कहानी को सुनकर आपका अपने परमात्मा पर विश्वास और भी मजबूत होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में सम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। किस्मत को ऐसा ही मंजूर था कि उसके प्यारे माता पिता अचानक गुजर गए और वह रातों रात अनाथ हो गया। अगली सुबह अंधेरी और ठंडी थी। एक ठंडी हवा सम्मी के कपड़ों को झकझोर रही थी जब वह नदी के किनारे खड़ा होकर अपने माता पिता की राख बहते पानी में बिखेर रहा था। उस तूफानी सुबह जैसे जादू से धुंध में से गांव के सद्गुरु जी प्रकट हुए ताकि लड़के को सांत्वना दे सकें। सम्मी के माता पिता सद्गुरु जी के भक्त थे। सद्गुरु जी ने अपने गर्म और सुरक्षात्मक हाथ को सम्मी के कंधे के चारों ओर लपेट लिया और दोनों ने नदी के पार पानी को देखा। याद रखना सम्मी, तुम कभी अकेले नहीं हो, सद्गुरु जी ने कहा। महान परमात्मा तुम्हारे असली माता पिता हैं। वे अदृश्य हैं, परंतु वे यहाँ हमारे साथ हैं और अब भी तुम्हें उसी तरह प्यार और देखभाल कर रहे हैं जैसे कभी तुम्हारे माता पिता के माध्यम से करते थे। सम्मी सद्गुरु जी के करीब सिमट गया और उनकी सुकून देने वाली बातों को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस शाश्वत क्षण में ऐसा महसूस हुआ जैसे सद्गुरु जी का पूरा आंतरिक अस्तित्व उज्ज्वल धूप की तरह हो। सम्मी ने महसूस किया कि उसके दिल का दुख का तूफान धीरे धीरे उस गर्म सुनहरी रोशनी में फीका पड़ रहा है। उसे उस समय यह समझ नहीं आया, लेकिन वह इस क्षण को पूरी जिंदगी याद रखेगा, क्योंकि उस क्षण से उसे महसूस होने लगा कि पिछले दिन की दुखद घटनाएं जैसे कहीं बहुत पहले की थी। जीवन का यही तरीका है कि समय के साथ सबसे बुरी चीजें भी कुछ अच्छे में बदल सकती हैं। और सम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस दिन वह सद्गुरु जी के साथ उनके गांव गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सद्गुरु जी के भक्तों ने उसे प्यार भरी मुस्कानों और दयालु शब्दों के साथ स्वागत किया और फिर उसे गर्मागर्म दाल का सूप और आग से ताज़ा निकली मकई की रोटी परोसी। सम्मी का यह भयानक दुर्भाग्य उसे दुनिया के सबसे प्यारे संग में ले आया था, भगवान के समर्पित साधकों की संगत में। हर दिन सम्मी सद्गुरु जी के चरणों में मंत्रमुग्ध होकर बैठता और आत्मा की उस रोमांचक कहानी को सुनता जिसे महापुरुष बार बार सुनाते थे। अपने घर से एक खोज की यात्रा पर निचली दुनियाओं में भेजी गई आत्मा की कहानी को सद्गुरु जी सम्मी को सुनाया और सम्मी आश्चर्य से चौड़ी आंखों से सुनता रहा। सद्गुरु जी ने बताया कि कैसे आत्मा मोहिनी के जादू में फंस गई, भूल भुलैया के जंगल में भटक गई और जीवन के स्वप्न में डूब गई। सम्मी को इस कहानी का अंत सबसे अधिक पसंद था, जब सद्गुरु जी बताते कि कैसे एक संदेशवाहक जिसे महान परमात्मा भेजते हैं, अंततः उस जादू को तोड़ता है, आत्मा को जगाता है और उसे अपने घर विजयी नायक के रूप में वापस लौटने में मदद करता है। इस प्रकार सम्मी को सद्गुरु जी से खुद ज्ञान का राजसी मार्ग सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके पढ़ना लिखना सिखाया गया। सद्गुरु जी जानते थे कि सम्मी अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने उसके लिए ध्यान का द्वार खोल दिया ताकि वह अपनी आंतरिक यात्रा शुरू कर सके। हर दिन सम्मी उस रहस्यमयी आंतरिक मार्ग का अन्वेषण करता जो आत्मा के घर की ओर ले जाता है। सम्मी ने बागवानी की कला भी सीखी और उसे पता चला कि यही वह काम है
जिसे वह अपने जीवन भर करेगा। और उसने उन भक्तों के चमकते चेहरों से सबसे दुर्लभ रहस्य सीखा, जिन्हें उसने इस धरती के स्वर्ग में देखा, कि वह खुशी, जिसकी खोज में अधिकतर लोग अपना जीवन बिता देते हैं, केवल किसी और की सेवा में विनम्रता से पाई जा सकती है, न कि अपने लिए। 3 आनंदमय वर्ष तेजी से बीत गए। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक सम्मी ने पाया कि अब वह शांति में नहीं है। उसके कदम धीरे धीरे सद्गुरु जी के आश्रय से बाहर की ओर बढ़ने लगे। मैं बहुत उलझन में हूँ, सम्मी ने कहा, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहाँ आपके साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हमारे पवित्र ग्रंथों में पढ़ा है कि जो कोई भी आंतरिक मार्ग पर यात्रा करना चाहता है, उसे संसार में अपना जीवन यापन स्वयं करना चाहिए। यह सच है, सद्गुरु जी ने उत्तर दिया, पर तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे बेटे। अभी तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती। सम्मी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए साहस के साथ मुस्कुराया। मैं जानता हूँ सद्गुरु जी, लेकिन जितनी जल्दी मैं शुरू करूँगा, उतनी ही जल्दी मैं महान परमात्मा को प्रसन्न कर सकूँगा, और उतनी ही जल्दी मैं ध्यान में उनसे मिल सकूँगा। सद्गुरु जी कुछ क्षणों तक विचारमग्न रहे, फिर अंततः बोले, यदि तुम अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें राजमहल में नौकरी और शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। तो मैं राजा के लिए माली बन जाऊंगा, सम्मी ने बिना सोचे समझे कह दिया, और उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी क्षण उसे सद्गुरु जी की उस बात का अर्थ समझ आया जो उन्होंने कई बार कही थी। तुम्हारा भाग्य तुम्हें ढूंढ रहा है, और जब वह तुम्हें पाएगा, तो वह तुम्हें अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। सद्गुरु जी ने रानी के साथ विशेष व्यवस्था की, ताकि सम्मी का स्वागत अच्छे से हो सके। सभी का दिल टूट गया था जब उन्होंने अपने प्यारे सम्मी को विदा होते देखा, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार किया और सम्मी को विदा करने के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। इसके बाद सद्गुरु जी ने उसे अपनी कुटिया में बुलाया और उसे 3 आशीर्वादित उपहार दिए। सद्गुरु जी ने एक नीले ऊनी शाल को सम्मी के कंधों पर रखा और कहा, यह तुम्हें संसार में बाहर रहने के दौरान गर्म रखेगा। फिर उन्होंने सम्मी को एक औषधि की बोतल दी और कहा, यह तुम्हारी सेहत का ध्यान रखेगा जब तुम संसार में बाहर रहोगे। इसे हर दिन लेना। इसके बाद सद्गुरु जी ने एक हरे रंग का पानी का कैन उठाया। उन्होंने उसे अपने पास रखा, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उसे सम्मी को दे दिया। सम्मी की आंखें इस विशेष आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से चमक उठीं। यह तुम्हें महान परमात्मा के प्रेम की निरंतर धारा की याद दिलाएगा जो इस संसार में बह रही है। धन्यवाद सद्गुरु जी, सम्मी ने धीरे से कहा। इस पवित्र क्षण में वह मुश्किल से शब्द कह पा रहा था। फिर सद्गुरु जी ने अंतिम बार कहा, तुमने यहाँ सीखा है कि धरती पर हर बीज, हर पौधा, हर जीवित वस्तु के भीतर एक आत्मा है, एक पवित्र ज्वाला जो स्वयं दिव्य पिता का अंश है। यदि तुम यह याद रखोगे कि हर आत्मा को प्रेम, करुणा और सम्मान से देखा जाना चाहिए, तो तुम बगीचे में और जीवन में सदैव सफल रहोगे। उन्होंने सम्मी की ओर मुस्कराते हुए उसके बालों को प्यार से बिखेर दिया। फिर वे दोनों साथ में गेट तक गए, जहां अन्य लोग विदाई देने के लिए एकत्रित थे। केवल अपने 3 आशीर्वादित उपहारों, कपड़ों का एक जोड़ा, अपनी चटाई और कुछ पवित्र किताबों के साथ सम्मी साहसपूर्वक गेट से बाहर निकला। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। उसने एक उदास मुस्कान और विदाई में हाथ हिलाया, फिर राजा के महल की ओर लंबे धूल भरे रास्ते पर चल पड़ा। रात होते ही सम्मी अपने नए घर, शाही महल के विशाल लोहे के गेट को निहार रहा था।
गार्ड्स ने उसे स्वागत किया और उसे महल में काम करने वाले एक परिवार के साथ रहने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सम्मी ने अपनी राह खुद बनाने का निश्चय किया और महल की दीवारों के अंदर एक छोटा सा झोपड़ा चुना। अगले दिन उसने राजा के माली के रूप में अपने नए सफर की शुरुआत की। सद्गुरु जी की बातें याद करते हुए उसने हर बीज, पौधे और पेड़ का बड़ी श्रद्धा और देखभाल के साथ ख्याल रखा। अपने पवित्र पानी के पात्र से वह हर पौधे को सावधानी से सींचता था। केवल पानी ही नहीं बल्कि महान पिता का सजीव प्रेम उन प्यासे पौधों पर बरसा देता। ज्यादा समय नहीं लगा जब सभी ने देखा कि सम्मी में पौधों को जीवंत करने की एक अद्वितीय प्रतिभा है। जल्द ही हर पौधा ताजगी और चमक से भरे हरे पत्तों से लहलहाने लगा, जो जल्दी ही घने और समृद्ध हो गए। उसने ऊंचे पेड़ों के पास बोगनविलिया लगाया और जल्द ही हंसमुख बेलें तनों के ऊपर चढ़कर शाखाओं तक पहुंच गईं। गुलाबी फूलों की झरना जैसी धाराओं में नीचे लटक गईं। फूलों की क्यारियां रंगों की तरंगों में खिल उठीं। सुनहरे डैफोडिल, डेजी और बटरकप्स ने लैवेंडर और नीले फॉक्सग्लोव के साथ मिलकर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। सम्मी ने पगडंडियों के किनारे गुलाब की झाड़ियां लगाईं, जो लाल और गुलाबी फूलों से लदी हुई थी, साथ में सफेद गार्डेनिया भी। महल की दीवारों के पास उसने चमेली की बेलें लगाईं, जो जल्दी ही दीवारों और जालियों पर चढ़कर बालकनियों तक पहुंच गईं। अंदर के लोग अपने खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर मीठी, शहद जैसी सुगंध का स्वागत करने लगे, जो शाम की हवा में बहती हुई महल में प्रवेश करती थी। यहाँ तक कि महल का विशाल लॉन, जो अब तक देश के सबसे अच्छे माली की कोशिशों के बावजूद पीले और भूरे धब्बों से भरा रहता था, सम्मी की देखभाल से हरे मखमली कालीन में बदल गया। एक सुबह रानी और उनके छोटे बेटे राजकुमार ने भोर के समय, जैसे ही सूरज की पहली किरणें ओस की बूंदों पर पड़ी, इन दिव्य बागों में टहलने का निर्णय लिया। देखो, फरिश्तों ने हमारे लॉन पर सितारों की बौछार कर दी है, रानी ने अपने बेटे से कहा। नहीं, ये तो चोरों द्वारा गिराए गए हीरे हैं, राजकुमार ने पलटकर चिल्लाया और चमचमाती बगिया में इधर-उधर दौड़ते हुए अपने सोने की धागों वाली चप्पलों से उन रोशन बूंदों को रौंदने लगा। चिंतित रानी अपने बेटे को देख रही थी। हाल ही में राजकुमार को यह एहसास होने लगा था कि वह राजा का बेटा और राजगद्दी का वारिस है। उसे पहले ही उसके पिता और सेवकों ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अब वह हर दिन और भी घमंडी, अहंकारी और स्वार्थी होता जा रहा था। तभी रानी ने देखा कि सम्मी लॉन के किनारे गुलाब के आर्बर को छांट रहा था। उसने उस लड़के के बारे में कई अच्छे किस्से सुने थे जिसे सद्गुरु जी ने इतनी तारीफों के साथ अनुशंसा की थी। रानी के दिल में एक विचार उठा। भले ही राजकुमार और सम्मी का जीवन स्तर अलग अलग था, लेकिन रानी को यह समझ में आया कि राजकुमार को उस विनम्र, खुशमिजाज और मेहनती माली लड़के की संगत से बहुत लाभ हो सकता था। वे लगभग समान उम्र के थे और दोनों की आंखों में वही चमक और चेहरों पर वही मुस्कान थी। लेकिन जहां एक समानता थी, वहीं अंतर भी था, क्योंकि सम्मी एक गर्म और शांतिपूर्ण गर्मी की हवा की तरह था, जबकि राजकुमार एक अचानक आई आंधी की तरह बेचैन और शरारती था, जहां भी जाता परेशानी फैला देता। वे रात और दिन की तरह अलग हैं, रानी ने मन ही मन सोचा। इनके पास एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन वह कभी भी इस दोस्ती से जो होने वाला था, इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। ऐसा हुआ कि दोनों लड़के मिले। शुरुआत में राजकुमार घमंडी था और उसने सम्मी से पानी लाने या उसे पंखा झलने को कहा, बस यह दिखाने के लिए कि एक राजकुमार होता है और एक माली लड़का बस 100 अन्य निम्न सेवकों में से एक है।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सम्मी ने बहुत खुशी खुशी उसकी सेवा की और माली बनने में खुशी महसूस की। राजकुमार को यह देखकर हैरानी हुई कि सम्मी जूते के बिना चलता था, मिट्टी में हाथ डालता और पूरे दिन सूरज की किरणों को अपने कंधों पर महसूस करता था। और सम्मी के पास एक बड़ा राज था जो उसे हमेशा मुस्कुराते हुए रखने में मदद करता था। यही बात राजकुमार की जिज्ञासा को और बढ़ा देती थी। सच में सम्मी के साथ समय बिताना बहुत मजेदार था और वह महल के बगीचे के बारे में इतनी जानकारी रखता था कि राजकुमार जल्दी ही हर फुर्सत के पल में अपने इस दिलचस्प नए दोस्त, महल के बगीचों के देखरेख करने वाले शांत और चुप लड़के के साथ बाहर समय बिताने लगा। अपने कामों के बीच सम्मी राजकुमार को अद्भुत दृश्य दिखाता, जैसे कि बगीचे में एक मकड़ी जो 2 ऊंचे सूरजमुखी के डंठलों के बीच अपनी बड़ी रेशमी जाल बना रही थी। उसने राजकुमार को पत्तियों और तनों से छोटे छोटे नौकाएं बनाना सिखाया, जिन्हें महल के झील में तैराया जा सकता था, जहां सफेद हंस तैरते थे। और उसने यह भी सिखाया कि कैसे डाक से अपनी एड़ी को लटका कर मेंढकों को अपनी उंगलियों से चखने देना। लड़के एक दूसरे से उत्तर दिशा की ढलान पर दौड़ते और फिर नीचे की तरफ लुढ़कते, हंसते और चिल्लाते हुए। वे चुपके से यूकैलिप्टस के पेड़ों में चढ़ जाते और महल की दीवारों के बाहर के बाजारों में भीड़ पर नजरें डालते। और जैसा कि रानी जानती थी, लड़कों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। राजकुमार ने सम्मी को राजसी जीवन की सांसारिक चमत्कारी बातें दिखाई। वे चुपके से अस्तबल में घुसे और घोड़ों के बाड़ों के दरवाजों के बीच से उन श्वेत अश्वों को देखने लगे जो राजसी रथ को खींचते थे। उन्होंने कड़े धातु का कवच, चमचमाती तलवारें, हेलमेट और बूट पहने और हंसी में गिर पड़े, 2 कदम भी नहीं चल सके। सम्मी ने राजकुमार को प्रकृति की परत के पीछे की अदृश्य दुनिया के अद्भुत रहस्यों से परिचित कराया। राजकुमार ने सोचा कि वो कौन सी महान शक्ति है जो एक छोटे से बीज से विशाल बरगद का पेड़ उगाती है, या फिर नदी के पास बांस को इतनी तेजी से बढ़ने देती है कि उसे बढ़ते हुए सुन सकते हो। गर्म ग्रीष्म रात्रियों में लड़के बगीचे में अपनी पीठ के बल लेटकर तारों से सजी हुई आकाश की ओर देखते। राजकुमार ने महान योद्धाओं की कहानियां सुनाई, जो रेगिस्तान और समुद्रों को पार करके खून खराबे वाली लड़ाइयां लड़ने और दूरदराज के देशों को जीतने जाते थे। सम्मी ने महान रहस्यमय साधकों के बारे में बताया, जो अपने शरीर को छोड़कर एक रहस्यमय आकाश के सितारों के माध्यम से आत्मा से यात्रा करते और फिर वापस आकर दूसरों को उसी अद्भुत यात्रा पर ले जाते। और अपनी जिंदगी में पहली बार राजकुमार ने उस रहस्यमय दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया जो इस दुनिया के पार है। सब कुछ लड़कों के बीच कई महीनों तक अच्छे से चलता रहा, जब तक कि वह अभागी रात नहीं आई जब राजा का राजसी रात्रिभोज हुआ। 50 सम्मानित मेहमान सभी उस विशाल सुंदर गुलाबों की सराहना कर रहे थे, जो पूरे लंबाई में विशाल भोजन तालिका को सजाए हुए थे। समृद्ध भोज के दौरान राजा अपने मंत्रमुग्ध मेहमानों से अपनी बगीचे के लड़के की बात करता रहा, जिसने चमत्कारी रूप से महल के बगीचे को बदल डाला था। वह पत्थर से भी एक सुंदर लाल गुलाब उगा सकता है और उसके पास ऐसी मुस्कान है जो एक युद्ध को रोक सकती है। राजा ने खुश होकर एक गुलाब को ऊंचा उठाते हुए सभी को दिखाया। फिर रानी ने यह भी जोड़ दिया कि सम्मी एक शानदार छात्र भी है और सभी के द्वारा प्यारा है, शाही परिवार से लेकर सेवकों तक। राजकुमार अपना पपीता पुडिंग ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जीवन में खुद को एक सामान्य व्यक्ति से तुलना करना और नाकाम होना, इससे ज्यादा कड़वा क्या हो सकता है। राजकुमार इतना परेशान था कि वह सारी रात पलटते पलटते रहा। अगले दिन अभी भी जलन से उबालता हुआ
वह निचली छत पर बने फव्वारे के पास गया, जहां साम्मी फूलों के बिस्तर में घुटनों के बल खुदाई कर रहा था। साम्मी ने उसे आम के बाग के पार एक नया छिपने का स्थान दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार बात करने के मूड में नहीं था। वह सर्दी के मौसम में पूर्व की पहाड़ियों पर इकट्ठा होने वाले डरावने तूफानी बादलों की तरह ठंडा, अंधकारमय और घमंडी था, और वह खुद से भी यह नहीं मानता था, साम्मी से तो दूर की बात है, कि वह अपने दोस्त से जल रहा था। कुछ समय बाद राजकुमार ऊब गया और आलस्य से फव्वारे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, अपने पिता की महान संपत्ति और ताकत के बारे में घमंड करते हुए। अपनी आंखों के कोने से साम्मी को देखकर यह महसूस करते हुए कि वह प्रभावित नहीं लगता, राजकुमार उसके सामने खड़ा हो गया और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कोई पिता नहीं है जो तुम्हारी परवाह करे, राजकुमार ने कहा। लेकिन मेरे पास एक पिता है, साम्मी ने जवाब दिया, एक छोटे से बुरलाप बैग में हाथ डालकर कुछ बीज निकालते हुए। भगवान मेरे पिता हैं। वह हम सभी के पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। वह हमें से हर एक से प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यह बकवास है, राजकुमार ने झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि साम्मी का प्यारा सा सिद्धांत उसे आम लोगों के बीच डालकर राजकुमार को ठेस पहुंचा गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राजकुमार ने वह नहीं कहा जो वह सच में महसूस कर रहा था। इसके बजाय उसने कहा, तुम गणित में अच्छे हो। तुम कैसे सोच सकते हो कि एक पिता अपने प्रेम को इतने सारे बच्चों के बीच बांट सकता है? सम्मी ने अपने हाथ में रखे बीजों की ओर देखा और उनमें छिपी आत्मा के बारे में सोचा। उसने सोचा कि हर बीज उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और वह उसे कैसे मुक्त करने की कोशिश करेगा, ताकि वह अपने बीज की जेल से बाहर निकल सके। उसने सोचा कि वह हर एक बीज को पानी देगा और उससे बात करेगा, जब तक वह अंधी मिट्टी में ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंततः धरती की सतह पर नहा जाए, जहां वह धूप में बैठ सके और ताजे हवा में सांस ले सके। अपने प्यारे पेड़ पौधों, झाड़ियों, लताओं और फूलों को बगीचे में दूर तक देखते हुए सम्मी ने आखिरकार राजकुमार से कहा, पिता अपना प्रेम हमें बांटते नहीं, वह उसे गुणा करते हैं। राजकुमार के दिल में यह बात गहरे तक पहुंच गई थी कि साम्मी ने उसे एक प्रेरणादायक जवाब दिया था, और यह एक कांटे की तरह चुभा, जिससे वह और भी गुस्से में और ईर्ष्या से भर गया। यह पिता कहाँ है? राजकुमार ने घमंड भरे अंदाज में पूछा। मैं तो किसी पिता को नहीं देखता। शायद वह इस पत्ते के नीचे छुपा हुआ है। उसने एक छोटा सा पत्ता झटका, आधा उसे उसकी डंठल से फाड़ते हुए, और मजाकिया अंदाज में उसकी नीचे की ओर देखी। सम्मी ने राजकुमार के काले मूड को नजरअंदाज करना चुना। उसने कुछ बीज एक गड्ढे में डाले और उन पर गीली, नम मिट्टी की एक मुट्ठी डाल दी। वह हम सभी में है, लेकिन हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब हम अपने भीतर देखना सीखें, सम्मी ने जवाब दिया। शायद वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही है, क्योंकि तुम्हारे पास एक असली पिता नहीं है, राजकुमार ने तीखा जवाब दिया। सम्मी के अंदर अचानक गुस्से की एक गर्म लहर उठी। वह राजकुमार के निर्दयी शब्दों का जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका एक और हिस्सा चुप रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब उसके भीतर का युद्ध जारी था, उसने खुद को एक गुलाब की झाड़ी की छंटाई में व्यस्त किया, और उसने एक बात के बारे में सोचा जो सतगुरु जी ने उसे एक बार कही थी, अपने दिल को शांति का मंदिर बनाओ। अगर कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से का जला हुआ तीर छोड़ता है, तो उसे अपने दिल में न लगने दो और अपने आप को एक धनुष बनाकर एक जला हुआ तीर वापस न छोड़ो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम हर बुरी मनोदशा से युद्ध करोगे जो तुम्हारे रास्ते पर आए।
चुप रहो और इंतजार करो। जब गुस्से की बुरी आत्मा यह पाएगी कि वह तुम्हारे मन पर कब्जा नहीं कर सकती और तुम्हारे शरीर से बोल और काम नहीं करवा सकती, तो वह वहां से भाग जाएगी। एक बार जब वह चली जाएगी तो अपनी सच्ची शांति से बात करो। अपनी शांति से बात करो। लेकिन अगर वह शत्रु है तो? सम्मी ने पूछा था। कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, सद्गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम यह जानने की कोशिश करो कि वे यहाँ तुम्हें क्या सिखाने आए हैं। खुद को उनके स्थान पर रखो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम जो कोई भी कहे या करे उसे समझ सको। सम्मी ने सोचा कि राजकुमार होने का क्या मतलब होगा। उसने यह सोचा कि कितना कठिन होगा जब तुम पर हर समय ध्यान दिया जाता है, सिर से पैर तक सोने की कढ़ाई में सजे होते हो जैसे एक शाही कठपुतली, और सम्राट की सवारी में सड़कों पर जुलूस की तरह घुमाया जाता हो, या शाही रात्रिभोज में घंटों बैठने पर मजबूर किया जाता हो। उसने यह भी सोचा कि राजनीति, कर, युद्ध का इतिहास, सीमा मानचित्र और कानून और फरमानों का अध्ययन करते हुए हर दिन कितना उबाऊ होगा। उसने यह भी सोचा कि यह जानना कैसा होगा कि तुम्हारा अगला खाना किसी शत्रु द्वारा जहर से भरा हो सकता है, या यह कि कभी भी एक पूरे साम्राज्य का भारी बोझ तुम्हारे कंधों पर गिर सकता है, जबकि तुम अभी भी केवल एक छोटे लड़के हो। यकीनन इनमें से कोई भी कारण किसी को भी बुरा मूड में डालने के लिए काफी था। सम्मी का दिल नरम हो गया। वह आभारी था कि सद्गुरु जी ने उसे चुप रहने, इंतजार करने और दूसरों के दिलों को समझने की कला सिखाई थी। सिर्फ सद्गुरु जी का सोचते ही सम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उस पल की सारी परेशानियां भूल गईं। सम्मी की शांति से परेशान और गुस्से में राजकुमार ने एक कांटे वाली टहनी से मिट्टी की एक गोटी उठाई और उसे सम्मी के सामने लहराते हुए कहा, मेरे पास एक असली पिता है और मेरा पिता मुझे जो भी चाहिए वह देता है। राजकुमार ने कहा, क्या तुम्हारा पिता तुम्हें जो चाहे दे सकता है? सम्मी ने अपने दोस्त की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मुझे उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। वह पहले ही जानता है कि मुझे क्या चाहिए, उसने कहा, और भगवान के प्रेम और सूर्य की चमक से अपनी पानी की बाल्टी से गुलाब के पौधे पर पानी डाला। राजकुमार गुपचुप तौर पर गुस्से में था। बिना जूतों वाला अनाथ बगीचे का लड़का यह सारी खुशमिजाज आत्मविश्वास दिखा रहा था, यह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने एक पल सोचा और अपने दिमाग में यह तय किया कि वह सम्मी को उसकी जगह दिखाने के लिए एक चालाक तरीका निकालेगा। अंत में उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई, जैसे एक बिल्ली मूस की ओर बढ़ती है। चलो ऐसा करते हैं, उसने कहा। आज रात हम में से हर कोई अपने पिता से कुछ मांगेगा। देखो क्या मांगा जाए। क्या मांगा जाए? कुछ बड़ा, हाँ। एक कमरा पूरा मिठाई से भरा हुआ। एक कमरा पूरा मिठाई से भरा हुआ। सम्मी को अपनी सुनाई दे रही बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दीवार से दीवार, छत से फर्श तक पूरा मिठाई से भरा हुआ। राजकुमार ने चिल्लाया, बिल्कुल, मेरा कमरा तुम्हारी छोटी सी झोपड़ी से कहीं बड़ा है, तो यह ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक गरीब बगीचे के लड़के हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक विशेष मुआवजा निर्धारित कर सकता हूँ। सुबह हम देखेंगे कि किसके पिता में दया और शक्ति है, जो अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सके। मुलायम दिल वाला बगीचे का लड़का खड़ा हुआ, अपनी पैंट से मिट्टी झाड़ी और राजकुमार के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने कभी भी पिता से ऐसी कोई चीज नहीं मांगी थी। हाँ, उसने साहस, ताकत या विश्वास जैसी चीजों के लिए कई बार प्रार्थना की थी,
और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा मिला था, कभी कभी तो ठीक वक्त पर। लेकिन उसने कभी भी मिठाई जैसी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की थी। ठीक उसी समय उसने अपने भीतर से एक छोटी सी आवाज सुनी, यह एक बुरा विचार है। तो क्या यह सौदा तय है? राजकुमार ने झुंझलाते हुए पूछा, जिससे सम्मी अपने विचारों से बाहर आ गया। सम्मी ने राजकुमार को लंबे और ध्यान से देखा। फिर उसने वही किया जो हर कोई कभी न कभी पछताता है। अंदर की छोटी आवाज की चेतावनी की अनदेखी करने के बजाय उसका अहंकार उस पर हावी हो गया। शायद यह ठीक होगा। सिर्फ इस बार मिठाई जैसी कोई चीज मांगने के लिए उसका मन कह रहा था। शायद इससे यह साबित होगा कि उसके पिता कितने महान हैं, और यह राजकुमार को समझने के लिए एक अच्छा तरीका होगा। सम्मी का मन यह सोचने लगा। ठीक है, सौदा तय है। अंत में सम्मी ने जवाब दिया। ठीक है, राजकुमार ने जवाब दिया, हाथ बढ़ाकर सौदे को पक्का करने के लिए। और अब मुझे जाना है। इसके बाद वह मुड़ा और ढलान वाले लॉन पर चलते हुए अपने चमकदार काले बूटों से हरी घास को जानबूझकर उखाड़ने लगा। राज्य भर के सभी रसोइये को मिठाई बनाने और उसे मेरे कमरे में लाने में पूरा दिन और सारी रात लग जाएगी, उसने गर्व से कहा, कंधे पर नजर डालते हुए। सम्मी ने अपनी कुदाल और पानी की बाल्टी उठाई, कुछ देर के लिए अपनी पीठ सीधी की, फिर उसने ध्यान से उखड़ी घास की पत्तियां फिर से मिट्टी में दबा दी, ताकि वे फिर से मां धरती में जड़ें जमा सकें। भोजन के बाद सम्मी ने घुटने टेककर आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने पिता से फुसफुसाते हुए कहा, हे आकाशीय पिता, कृपया मुझे मिठाई से भरा एक कमरा दे दो ताकि राजकुमार आपके महानता को समझ सके। फिर वह उठ खड़ा हुआ और अपने बिस्तर को झोपड़ी से बाहर ले जाकर अपनी मिठाई के लिए जगह बनाई। आखिरकार जब सब कुछ हो चुका, वह सितारों के नीचे लेट गया और अपना शॉल खींचकर खुद को ढक लिया। फिर एक कठिन दिन के काम के बाद वह गहरी, शांतिपूर्ण नींद में डूब गया। सूरज ने अभी पूर्व में पहाड़ की ओर अपनी आग वाली यात्रा शुरू की थी, जब राजकुमार ने सम्मी को झकझोरकर नींद से जगाया। लड़का अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठा। चलो, देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो मांगा था, दिया है या नहीं? राजकुमार ने चिल्लाया। ठीक है, सम्मी ने कहा, अचानक यह सोचकर उत्साहित हो गया कि उसकी झोपड़ी मिठाइयों से भरी होगी, दीवार से दीवार, फर्श से छत तक। दोनों लड़के दौड़ते हुए झोपड़ी की ओर बढ़े और पुरानी दरवाजे को धक्का देकर खोला। वे अंधेरे में झांकने लगे। वहां कुछ नहीं था, सिवाय सम्मी की कुछ वस्तुओं के। पुराने मेज पर औषधि की बोतल रखी थी। खिड़की पर एक सूरजमुखी बैठा था, जो धैर्यपूर्वक सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहा था। लड़के अंदर गए और राजकुमार ने कमरे को चारों ओर देखा। उसे यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि वहां मिठाई नहीं थी, लेकिन जब उसने सम्मी की कुछ चीजें देखीं, तो वह चकित हो गया। एक गरीब बगिया लड़का जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, वह इतने कम के साथ इतना खुश कैसे हो सकता है? और वह एक महान राजकुमार जो महल में रहता है, इतना असंतुष्ट और दुखी क्यों है, जबकि उसके पास बहुत कुछ है? राजकुमार इतने परेशान हुए कि वह अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए जल्दी से हंसी में फूट पड़ा और कुछ कह दिया। तो तुम्हारे पिता ने इस छोटी सी झोपड़ी को भरने की भी कोशिश नहीं की, पर उन्होंने तुम्हारे लिए इतना भी नहीं किया, उसने उपहास किया। वह औषधि की बोतल उठाकर लेबल को देखने लगा। यह क्या है?
यह सद्गुरु जी की औषधि की बोतल है, सम्मी ने जवाब दिया, कीमती बोतल के लिए हाथ बढ़ाते हुए। राजकुमार ने उसे हाथ से बाहर रखा, फिर मुड़ा और बोतल को सम्मी की ओर उछाल दी, जिसे उसने मुश्किल से पकड़ा। एक भी मिठाई नहीं। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पिता है? राजकुमार ने पूछा। सम्मी के सीने में एक कड़ी निराशा का गांठ कस गई। उसका चेहरा शर्म से गर्म और लाल हो गया। राजकुमार को देख नहीं पा रहा था। सम्मी ने अपनी आंखें जमीन पर गड़ा दी, अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए। वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी जो इस दुखद क्षण में उसे बेहतर महसूस करवा सके, लेकिन उसका मन बिल्कुल खाली था। शायद तुम्हारे पिता रात को तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना नहीं सुन पाए, क्योंकि वह अपने दूसरे बच्चों के साथ बहुत व्यस्त थे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक भी छोटी सी मिठाई नहीं दी। सम्मी राजकुमार को देख नहीं सका। उसकी बजाय उसने खिड़की में सूरजमुखी पर पड़ती धूप की किरण पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब उसे सुनहरी रोशनी से गर्म कर रही थी। सम्मी का दिल छोटा और अंधकारमय महसूस हो रहा था, लेकिन उसके भीतर विश्वास की एक छोटी सी ज्योति अभी भी जल रही थी। वह ज्योति शब्दों में बदल गई और तुरंत सम्मी के मन में उठी, ताकि वह इस कठिन क्षण में उसकी मदद कर सके। उसने मेरी प्रार्थना सुनी, सम्मी ने हल्के से कहा। वह सब कुछ सुनता है। अगर उसने मुझे मिठाई नहीं दी, तो इसका मतलब है कि उसने न कहा। उसने न कहा। राजकुमार हंसा। जल्दी मेरे साथ आओ, राजकुमार ने कहा और दरवाजे से बाहर दौड़ पड़ा। सम्मी को यकीन नहीं था कि उसके पैरों में इतनी ताकत है कि वह कहीं जा सके। वह चाहता था कि वह इस अंधेरे क्षण में अकेला अपने झोपड़ी में जमीन पर बैठकर सब कुछ भूल जाए। लेकिन राजकुमार ने उसे फिर से पुकारा और सम्मी जानता था कि उसे जाना होगा। उसने अपना साहस जुटाया और राजकुमार के पीछे दौड़ पड़ा। और वह क्या कर सकता था? 2 गार्ड्स ने महल के विशाल अलंकृत दरवाजे खोले। लड़के दौड़ते हुए अंदर गए और चौड़ी संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े। सम्मी, जिसने कभी सपने में भी महल में प्रवेश करने की कल्पना नहीं की थी, राजकुमार के पीछे एक लंबी और चौड़ी हॉल में दौड़ते हुए गया। हांफते हुए वे एक विशाल दरवाजे के सामने रुक गए, जो मुश्किल से खुला था। राजकुमार ने दरवाजा खोला और सम्मी को अंदर खींच लिया। सम्मी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां थे मिठाइयां ही मिठाइयां, दीवार से दीवार, फर्श से छत तक। उसने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। मिठाइयों से भरी एक पूरी कक्ष, केक, कुकीज और मिठाइयों की कतारें जो हर रंग में फ्रॉस्टेड थी। वहां डोनट्स की ढेरों मंडियां और 1 फुट ऊंचे व्हीप्ड क्रीम के पाई के शेल्फ थे। बटरस्कॉच कैंडीज और चॉकलेट बोम्बन्स अनगिनत धागों पर लटके हुए थे और कमरे के पार फैल रहे थे। हवा में ताजगी से बेक हो रही मिठाइयों की खुशबू थी, जो दालचीनी, वनीला और डार्क चॉकलेट की महक से मीलों दूर नदी के पास गांव तक पहुंच रही थी। राजकुमार ने अपनी बाहें एक शानदार इशारे में उठाईं और चारों ओर घूमते हुए अपने स्वादिष्ट खजाने को निहारते हुए कहा, और हमारा विजेता यही है। उसने गर्व से कहा, मेरे पिता ने मुझे सब दिया है। वह सबसे महान पिता है। सम्मी सिर से पैर तक सुन्न महसूस कर रहा था। राजकुमार के लिए खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं कर सका। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर पल में उसका शरीर और छोटा होता जा रहा हो। वह न तो हिल सकता था, न बोल सकता था, नहीं सोच सकता था। जो कुछ वह कर सका,
वह बस एक छोटा सा सिर हिलाकर यह स्वीकार करना था कि प्रिंस जीत चुका था। मुझे लगता है कि अब तुम्हें काम पर जाना चाहिए, राजकुमार ने कहा, सम्मी को इस कष्टदायक और अंतहीन प्रतीत हो रहे क्षण से उबारते हुए। पूरी तरह से निराश, सम्मी बिना एक भी मिठाई का टुकड़ा लिए उस कमरे से बाहर चला गया। सम्मी अपने झोपड़े के पास रुका, जहां उसका कांटा और पानी देने की कैन रखी हुई थी। वह आभारी था कि वे बाहर थे, ताकि उसे अंदर जाकर उस कमरे की दीवार से दीवार, फर्श से छत तक फैली खालीपन का सामना न करना पड़े, जिसे उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। एक भारी दिल के साथ सम्मी महल के बागों में काम करने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसने बेतहाशा काम किया, यह कोशिश करते हुए कि वह खुद को भीतर के अंतहीन काले गड्ढे से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाए, जो शक और निराशा से भरा हुआ था। लेकिन वह दिन बहुत कठिन था। बस यही था। वह अपने दिल को इस तरह से खोल नहीं सका कि उसमें थोड़ा सा भी समझ का प्रकाश समा सके कि क्यों उसके पिता ने उसे एक छोटी सी मिठाई भी नहीं दी। शाम के लगभग समय तक सम्मी फिर से अपने घर लौट आया, थका हुआ, शरीर, मन और आत्मा से। अपनी आखिरी ताकत से उसने अपना बिस्तर बाहर की ओर खींचा, बिना एक कौर खाए बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही बेचैन नींद में डूब गया। संपूर्ण चांद पहले ही अपनी शाही वॉल्ट के साथ आकाश में चक्कर लगा चुकी थी और महल के ऊपर ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, जब सम्मी को महल की सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज ने झकझोर कर जगा दिया। वह चौंक कर बैठ गया, दरवाजे की ओर दौड़ा और बाहर झांका। ठीक समय पर उसने एक काले रंग की डरावनी कोच को देखा, जो विशाल काले घोड़े द्वारा खींची जा रही थी, और वह कोच उसकी झोपड़ी के पास से तेजी से गुजर गया। इसके बाद वह महल की खिड़कियों से आ रही रोशनी देख सकता था। कुछ गलत था। सम्मी इसे महसूस कर सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कपड़े पहने और नंगे पांव महल के मुख्य दरवाजे पर तैनात सैनिकों की ओर दौड़ा। क्या हुआ? सम्मी ने उनसे पूछा, उत्तर सुनने से डरते हुए। डॉक्टर पूरी रात आते रहे, गार्ड ने दुहक को दबाते हुए कहा। मौत की गाड़ी आ गई है। किसके लिए? सम्मी ने चिल्लाया। राजा के लिए? नहीं, राजकुमार के लिए। सम्भी की पूरी देह में एक बर्फीली झंझोरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके पैर कमजोर पड़ जाएंगे। गार्ड ने कहा, राजकुमार ने पूरे दिन मिठाइयां खाईं। शाम तक वह बीमार हो गया, उसका खून सही तरीके से ठीक नहीं हो सका। राज्य के किसी भी डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की। वे कहते हैं कि पहले सूरज की किरण से पहले। गार्ड की आवाज कांप रही थी। वह आंसुओं को रोकते हुए रुका, फिर कहा, गद्दी का वारिस मर जाएगा। स्मृति और शोक से अभिभूत सम्मी मुड़े और अंधेरे में बिना देखे अपने झोपड़े की ओर चल पड़े। उसने दरवाजा खोला रखा ताकि वह राजकुमार की खिड़की को दूर से देख सके। फिर वह बिस्तर पर बैठ गया, पवित्र शॉल को अपने ऊपर लपेटा और अंधकार में अपने जंगली और जीवंत दोस्त के बिना एक उदास भविष्य की ओर देखता रहा। सम्मी ने सच्ची इच्छा की कि उसने कभी भी अपने मन को राजकुमार की प्रस्ताव को मानने के लिए न समझाया होता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यदि वह केवल पवित्र एक से बात कर सकता और अपनी क्षमा, कृपा और मार्गदर्शन की याचना कर सकता और अपनी सांत्वना और शांति के लिए प्रार्थना कर सकता। सम्मी ने अपनी आंखें बंद की और पवित्र एक के चेहरे की कल्पना की, और यह उसे बहुत पहले के एक दिन की याद दिलाई जब वह छोटा बच्चा था। पवित्र एक ने उसे एक टॉफी दी थी, फिर अपना हाथ सम्मी के सिर पर रखा और उस पर मुस्कुरा दिया।
सम्मी को अपनी माँ की आंखों में आंसू और उनके शब्द याद आए जब सद्गुरु जी उनके पास से चल रहे थे। तुम्हें 2 बार आशीर्वाद मिला है, उन्होंने कहा था। यह स्पर्श और यह टॉफी तुम्हें महान पिता की ओर से उपहार हैं। सद्गुरु जी उनके संदेशवाहक हैं। वह दिन कितना आनंदमय था, सम्मी ने सोचा। वह दिन जब पिता ने उसे एक मिठाई देने का चुना था। पीपल के पेड़ में सफेद उल्लू की हूँ की आवाज ने सम्मी को उसकी यादों से खींच लिया और उसे दुख भरे वर्तमान में वापस ला दिया। तभी उसने देखा, चांदनी की एक किरण खुली हुई दरवाजे से अंदर आई और अमृत की बोतल को एक अलौकिक चमक में नहला दिया। क्या यह वह उपहार था जो उसने अपने पिता से मिठाइयों से भरे कमरे के बजाय प्राप्त किया था? क्या उसने जो चाहा था उसकी बजाय जो उसे चाहिए था वह प्राप्त किया था? क्या यह अमृत उस राजकुमार को बचा सकता था जिसने जो चाहा था वह प्राप्त किया लेकिन जो उसे चाहिए था वह नहीं मिला? यह कोशिश करने लायक था। सम्मी ने उछलकर बोतल उठाई और जितनी तेजी से हो सकता था रात के अंधेरे में महल के दरवाजे तक दौड़ा। कृपया मुझे अंदर आने दो, मेरे पास राजकुमार के लिए अमृत है, सम्मी ने भीख मांगी। लेकिन प्रहरी ने दुखी होकर सिर हिलाया। मुझे खेद है सम्मी, लेकिन राजकुमार अब अपनी आखिरी घड़ियों में है। अब तुम या कोई और कुछ नहीं कर सकता। मुझे सख्त आदेश है कि जब तक सब खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर नहीं आने देना। सम्मी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके पैरों तले की हरी घास ने उसे यह सिखाया था कि उसे हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह पिछवाड़े के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा, लेकिन वहां उसे 5 नए सिपाही खड़े हुए मिले जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। वे मौत के पहरेदार की तरह खड़े थे। उनके विशाल और चमचमाते हुए तलवारें उनके पक्षों पर लटकी हुई थी। सम्मी जानता था कि कोई भी विनती उन्हें उसे अंदर जाने देने के लिए राजी नहीं कर सकती। समय तेजी से गुजर रहा था। पूरब में आकाश हल्का हो रहा था। सम्मी विशाल नीम के पेड़ के नीचे दौड़ा, अपनी आंखें बंद की और भीतर से एकदम शांत हो गया। फिर उसने पिता से कुछ इस तरह कहा, शब्दों के बजाय अपनी पूरी आत्मा के साथ, पिता, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। तभी अचानक एक तेज हवा आई और बड़ी शाखाओं के बीच से गुजरते हुए नीम के पेड़ की पत्तियों को हिलाती चली गई। सम्मी ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा और देखा कि एक शाखा राजकुमार के बालकनी से ठीक ऊपर तक पहुंच रही थी। हवा शांत हो गई और सम्मी को बालकनी के खुले दरवाजे से रानी का दुख भरा विलाप सुनाई देने लगा। सम्मी ने कोई समय नष्ट नहीं किया। उसने बोतल को अपनी पैंट की जेब में डाला, पेड़ की तने पर चढ़ गया, शाखा से होकर बालकनी पर कूद पड़ा। फिर वह चुपचाप कमरे के दरवाजे से भीतर घुसा और हल्की सी आवाज करते हुए मंद रोशनी वाले कमरे में कदम रखा। उसने साए में रुककर देखा और शोकपूर्ण दृश्य को देखकर सिहर गया। वहां एक सुंदर नक्काशीदार बिस्तर पर रेशमी ब्रोकेट से ढके हुए राजकुमार के शव के समान ठंडे और रंगीन शरीर पर पड़ा था। सम्मी जानता था कि उसका अंत पास आ चुका था, क्योंकि मृत्यु की अंगुली ने पहले ही राजकुमार की बंद आंखों के नीचे बैंगनी घेरे बना दिए थे और उसके होठों को नीला कर दिया था। रानी अपने बेटे के पास बैठी थी, रोते हुए और उसके निर्जीव हाथ को पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सुंदरता, अनुग्रह और शाही गरिमा सब कुछ उससे छीन ली गई हो। एक ही रात में दुहक के चोर ने उसके दिल में सेंध लगाई, उसकी जवानी को चुराया और उसे उसके वर्षों से कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उसके पास खड़ा राजा उससे भी अधिक दुखी था,
क्योंकि उसने अपने कंधों पर अपराध बोध का मफलर ओढ़ रखा था। उसका वजन उसे झुका चुका था और यातना ने उसके चेहरे को पत्थर के मास्क में बदल दिया था, क्योंकि राजाओं को रोना नहीं चाहिए। उसके लिए सब कुछ खो चुका था। फिर भी सूर्योदय के समय उसे समहाउ राजा बने रहना था, बिना अपनी जिंदगी की चमकती खुशी के और बिना अपने सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी के। मौत के पलंग के दूसरी ओर राज्य के सर्वोत्तम डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने अपनी सारी दवाइयां आजमाई थी, लेकिन सब विफल हो गई थी। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि वे साए में खड़े होकर सिर हिलाते और समय समय पर एक दूसरे से दुख भरे शब्द फुसफुसाते। सम्मी, जो सामान्यतः कभी भी राजा के पास जाने का सपना भी नहीं देखता था, अब अपने भीतर जल रही आशा की लौ से धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। वह राजा के पास गया, एक घुटने पर झुका और फिर बोतल को ऊपर किया ताकि राजा उसे देख सके। महाराज, कृपया मुझे राजकुमार को सद्गुरु जी के अमृत के कुछ बूंदें देने की अनुमति दें। उसने जितना हल्का हो सके उतना कोमलता से कहा, ताकि वह सुना जा सके। राजा ने सम्मी की ओर देखा। अत्यधिक दुर्खित थे कि वे यह भी नहीं सोच पा रहे थे कि बगीचे का लड़का इस कमरे में कैसे पहुंचा, और न ही वे इस भयानक पल में यह समझ पा रहे थे कि उनके जीवन के इस सबसे दुखद क्षण में सम्मी किस तरह पहुंचा। न तो कोई उम्मीद बची थी और न ही वह इतना शोकग्रस्त था कि कोई शब्द कह सके। राजा ने हाथ से संकेत किया कि सम्मी अपनी बात पूरी करे। आखिरकार अब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, कुछ भी मायने नहीं रखता था। सम्मी ने सीढ़ी पर चढ़कर पलंग पर घुटने टेककर बैठा, बोतल खोली और धीरे धीरे कुछ बूंदें राजकुमार के मुंह में डाली। सम्मी पीछे हटकर बैठ गया और देखा, लेकिन उसने महान पिता से राजकुमार की किस्मत बदलने की प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय वह बार बार अपने मन में पवित्र महापुरुष के शब्द दोहराता रहा, अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, फिर प्रभु की इच्छा को स्वीकार करो। अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, फिर प्रभु की इच्छा को स्वीकार करो। अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, फिर प्रभु की इच्छा को स्वीकार करो। सम्मी इंतजार करता रहा और फिर आखिरकार वह एक और पल और इंतजार नहीं कर सका। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपनी दोस्त के हाथ को छुआ। वह पत्थर जैसा ठंडा था। शायद वह बहुत देर हो चुका था। शायद यह अमृत राजकुमार को ठीक करने की शक्ति नहीं रखता था। शायद यह सब सिर्फ उसके मन का भ्रम था। एक डॉक्टर आगे बढ़ा और राजकुमार की नाड़ी महसूस की, फिर राजा की ओर देखा। मुझे खेद है, महाराज। वह चला गया, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा और फिर से अंधेरे में लौट गया। रानी, जो शोक से टूट चुकी थी, जोर से चीखी। उसकी आवाज पूरे विशाल कमरे में गूंज गई, फिर चुप हो गई। उसने अपने बेटे का निर्जीव हाथ अपने गाल से लगाया और इतनी जोर से रोई कि उसके आंसुओं की नदी राजकुमार की उंगलियों पर बहते हुए सोने की रेशमी चादर पर एक अंधी शोक की झील बना दी। सम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह अपने सामने के इस दुखद दृश्य को न देखे। वह चाहता था कि वह अपना टूटा हुआ दिल छोड़कर सितारों के गुप्त आकाश में उड़ जाए और उस अनंत प्रकाश की भूमि में जाए, जहां कोई दुख नहीं होता और न ही कोई मरता है। लेकिन इसके बजाय उसे दर्दनाक यादों से पीड़ा हो रही थी। प्रिय छवियां और उसकी प्यारी मित्र की गूंज उसके पूरे अस्तित्व में बह रही थी। सम्मी ने फिर अपनी आंखें खोली ताकि वह अपने दिल के इस वीरान दृश्य से बाहर निकल सके। वह एक आखिरी बार अपने दोस्त के चेहरे को देखना चाहता था। जैसे ही यह हुआ, राजकुमार के शरीर को पहली सुबह की किरणों से आशीर्वाद मिला,
जो पूर्व से उभर कर आई थी। उसी समय सम्मी ने देखा जैसे राजकुमार की पलकें हल्की सी कांपी। क्या यह सिर्फ उसकी आत्मा के पंखों का हल्का फड़फड़ाना था जो अपने शरीर के पिंजरे से बाहर उड़ रहा था, या फिर यह जीवन का कोई संकेत था? किसी झूठी उम्मीद को एक पहले से ही भयंकर पल में जोड़ने से डरते हुए सम्मी एक और संकेत के लिए दिल की धड़कन के साथ चुपचाप इंतजार करता रहा। और फिर वह संकेत आया। राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह जिंदा है, सम्मी ने धीरे से कहा, इतना हल्का कि राजा और रानी के दिलों में आशा की एक नई लौ फिर से जल उठी। शोक में डूबे माता पिता ने चकित होकर ऊपर देखा। अब राजकुमार ने अपनी आंखें और चौड़ी की और अपने दोस्त की ओर देखा। उसने सम्मी के हाथ में सद्गुरु जी की औषधि की बोतल देखी और हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारे पिता ने मुझे जो चाहिए था वही दिया, और बिना मांगे, राजकुमार ने अपनी आवाज में कंपन के साथ फुसफुसाया। वह सबसे अच्छा जानता है, क्योंकि वह तुम्हारा पिता भी है और तुम्हारे पिता का भी पिता, सम्मी ने अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा और राजा की ओर एक त्वरित नजर डाली। कुछ ही क्षणों में राजकुमार के गाल और होंठों पर एक गर्म गुलाबी आभा छा गई। जल्दी ही वह बैठकर सूप पीने लगा, और यह साफ था कि जीवन ने अभी भी इस दुनिया में उसके लिए बड़े प्लान्स बना रखे थे। रानी खुशी के आंसुओं में बह पड़ी, जो उसकी आंखों और दिल से सारे दुख को धोकर निकाल ले गए, और वह फिर से अपनी पूरी आभा में वापस आ गई। राजा ने अपने प्यारे बेटे के माथे पर बार बार किस किया। फिर उन्होंने अपने बड़े राजसी हाथों से सम्मी, बागबान लड़के, को गले लगा लिया और आंखों में आंसुओं के साथ उसे बार बार धन्यवाद दिया। भले ही राजा रोते नहीं हैं, लेकिन सम्मी ने सारा श्रेय सद्गुरु जी को दिया। बेशक जब सद्गुरु जी ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो वह हंसे और आंखों में चमक के साथ कहा कि उनका इससे कोई संबंध नहीं था। और जैसा कि वह हमेशा करते था, सद्गुरु जी ने फिर सारे श्रेय को महान पिता को दे दिया, जो अपने बच्चों के लिए अमृत की अनंत आपूर्ति करता है और हर सुबह सूर्य को उगाने का कारण बनता है। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जी। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आ सकें। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।